हेलो एवरीवन। चलिए जल्दी से आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल, ओएसिस एकेडमी ऑफ एजुकेशन। एंड आज हम आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी that is for 2024-2025 which was recently launched by CBSE। उन्होंने अभी अभी अपलोड किया है। तो आई टुक द लिबर्टी ऑफ discussing the entire sample paper with you guys. Discussion, see, solving the sample paper has always been a very important aspect for any board examination. किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले सैम्पल पेपर को सॉल्व करना एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है। यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इन अ स्पैन ऑफ 2.5 आवर्स के पीरियड में देयर विल बी 3 पार्ट्स। ये वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में बनाई जाएगी। पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट ए जो होगा वो मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पर 1 मार्क एंड 3 मार्क क्वेश्चंस को मैं एक पार्ट में, जो आज के वाले पार्ट में हम अपलोड कर रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट जो मैं बनाऊंगा दैट वुड बी द 4 मार्कर्स एंड द 6 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ पार्ट ए। एंड देन पार्ट 3 मेरा जो बनेगा वो बनेगा आई विल बी डिस्कसिंग पार्ट सेक्शन बी, that is a 20 marks financial statement analysis का पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग हियर। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं जैसा कि पैटर्न है और अभी तक रहा है कि देयर विल बी अ टोटलिटी ऑफ 34 क्वेश्चंस इन द पेपर एंड आपका बोर्ड का पेपर भी कुछ सिमिलर पैटर्न पे ही आपको मिलेगा। देयर विल बी 1 to 16 and 27 to 30. That means there will be a totality of 20 questions of 1 mark each, so 20 marks. Then you have 17 to 20 and you have 31 and 32, जो बेसिकली आपके लिए यहाँ पर बनकर आएंगे 6 क्वेश्चंस होंगे जो 3 मार्क के होंगे, राइट। देन यू हैव 2 and 3 क्वेश्चंस जो आपके 4 मार्क क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चंस होंगे जो 6 मार्क के होंगे। ये आपका बेसिकली पैटर्न रहेगा द इंटायरली पूरे पेपर का, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली पूरा पैटर्न बनेगा। अगर हम यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं, वील स्टार्ट डिस्कसिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए, राइट। पार्ट ए का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स से है ये क्वेश्चन, फंडामेंटल्स वाले चैप्टर से है ये क्वेश्चन। लेट्स सी। Anthony, a partner, was being guaranteed that his share of profits will not be less than 60,000 per annum. Deficiency, if any, was to be borne by other partners, Amar and Akbar, equally. मतलब जो डेफिशिएंसी है वो इक्वली बियर की जाएगी, ये हमें बता दिया है क्वेश्चन में। बोलता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फर्म ने लॉस इनकर किया है 1,80,000 का। फर्म ने लॉस इनकर किया है 1,80,000 का और उसको गारंटी दी है कि 60,000 रुपये का प्रॉफिट रहेगा। किसको? एंटनी को, राइट। एंटनी को बेसिकली यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप देख सकते हैं व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब हम अमर के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट टोटल में डेबिट करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 1,80,000 का लॉस है, 1,80,000 का लॉस है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा 60-60-60, राइट, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे 60-60 एंड 60, राइट। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें हमारी डेफिशिएंसी कितनी है, हमारी यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी 60,000 प्लस 60,000, दैट मीन्स 1,20,000। तो हमारी जो यहाँ पे डेफिशिएंसी होने वाली है, डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 60,000 जो कि मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, प्लस इस लॉस को भी बियर करना पड़ेगा ना। इस लॉस को बियर करने के लिए भी 60,000 मुझे बियर करना पड़ेगा। तो मेरी टोटल डेफिशिएंसी हो जाएगी 1,20,000 जो अमर और अकबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्वली। तो आप देख सकते हो अमर का शेयर हो जाएगा 60,000, है ना। तो इसका मतलब 60,000 ये और बियर करेगा, तो टोटल में इसका 1,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर इसके अकाउंट से डेबिट होगा। तो द आंसर हियर इज़ बी, राइट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, यहाँ पर ऑलरेडी मेरी डेफिशिएंसी जो मेरा लॉस है, ये मेरा लॉस है यहाँ पर 1,80,000 का लॉस है। तो पहले तो मैंने इस लॉस को ज़ीरो किया बाय 60,000। तो पहले तो इस 60,000 के लॉस को ज़ीरो बनाया और फिर 60,000 का मैंने गारंटी दिया था, तो 60,000 के 60,000 मैंने ऐड किया। तो टोटल मेरी डेफिशिएंसी होगी 1,20,000।
1,20,000 जो है वो इक्वली बियर की जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, और इक्वली डिवाइड करा हमने 60,000 इंडिविजुअली आया। अगर आप देख सकते हो अमर के नाम पे उसका खुद का लॉस था 60,000 और वो 60,000 का लॉस और बियर करेगा गारंटी के वजह से, तो उसका टोटल लॉस कितना बियर करेगा, वो 1,20,000 रुपीज़ का लॉस बियर करेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एजर्शन बोलता है, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, एजर्शन बोलता है पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला है पार्टनर के करंट अकाउंट हम ओपन करे हैं, पार्टनर का करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ये तो इनकरेक्ट है, ऑब्वियसली इनकरेक्ट है, क्योंकि पार्टनर का करंट अकाउंट तब खुलता है जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग नहीं, जब वो फिक्स्ड होते हैं तब हम बेसिकली करंट अकाउंट ओपन करते हैं। In case of fixed capital, all the transactions of other than capital are done through current account of the partner। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका मतलब मेरा A फॉल्स है और R ट्रू है। दैट मीन्स मेरा आंसर यहाँ पे होने वाला है D पार्ट, राइट। तो माई एजर्शन इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो करंट अकाउंट नहीं बनता, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तब हमारा करंट अकाउंट बनता है। जब हमारे फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, रीजनिंग में क्लियरली उन्होंने बता दिया, जितनी भी सारी की सारी अदर कैपिटल, जितनी भी हमारी अदर देन कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे करंट अकाउंट में एडजस्ट होती हैं। तो बिल्कुल सही बोला, कैपिटल की मेन ट्रांजैक्शन मतलब कैपिटल विड्रॉन एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो करंट अकाउंट में जाती हैं अगर हमारा कैपिटल फिक्स्ड होता है। तो यही हमें क्वेश्चन में बोला भी था और यही क्वेश्चन में हमें बोला भी हुआ है। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देख सकते हो, ये जो MCQ वाले क्वेश्चंस हैं मैं इनकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसको यहीं पे ही मार्क करा दे रहा हूँ, जो कैलकुलेशंस है मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ। हाँ, अगर किसी कैलकुलेशन करने के लिए मुझे लगेगा तो आई विल डेफिनेटली टेक अ शीट, है ना। चलिए अगर हम मूव ऑन करते हैं, वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फीचर ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ डैश कैपिटल। सर ऑथराइज शेयर कैपिटल तो कभी भी नहीं रिड्यूस होता, है ना। सर इशूड शेयर कैपिटल भी कभी भी रिड्यूस नहीं होता, वो भी ऑलमोस्ट हमारा फिक्स रहता है। सर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल भी मेरा कभी कम नहीं होता, याद रखेंगे हमेशा मेरा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, मतलब जितना पैसा हम लोगों ने सब्सक्राइब फॉर किया था वो वाला शेयर कैपिटल जो होता है वो मेरा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसका और पार्ट आपको दे रखा है। मून लिमिटेड ने 40,000 issued 40,000 10% debentures of ₹100 each at a certain rate of discount and were to be redeemed at 20% premium। मतलब हमने इशू किया है डिस्काउंट पे, हमने इशू किया है डिस्काउंट पे और ये रिडीम होना चाहिए, ये रिडीम हो रहा है 20% के प्रीमियम पे। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। अगर आप देखेंगे मेरा जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम का, है ना, मतलब करंट बैलेंस जो है, एग्जिस्टिंग बैलेंस जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का बिफोर इशूइंग ऑफ द दीज डिबेंचर्स वाज 12 लाख। मतलब मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में ऑलरेडी 12 लाख रुपए अवेलेबल था, मतलब 12 लाख रुपए ऑलरेडी अवेलेबल था, राइट। अगर आप देख सकते हो जब मैंने राइटिंग ऑफ लॉस ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ कर दिया तो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस है वो 2 लाख हो गया। अगर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर राइट ऑफ कर दिया मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम का जो लॉस है, मेरा जो सिक्योरिटी प्रीमियम का लॉस है वो जब मैंने यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया, राइट, जब मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम का लॉस मैंने यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया, आपको पता ही है जब हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट करते हैं तो उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम से सबसे पहले सेट ऑफ करते हैं, मतलब राइट ऑफ करते हैं। तो उन्होंने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ करने से पहले मेरे पास था 12 लाख और राइट ऑफ करने के बाद है 2 लाख। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मेरा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, मेरा जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है ना, मतलब मैंने कितना अमाउंट लॉस का राइट ऑफ किया है। सर मैंने 20,000 मैंने 10 लाख, 12 लाख माइनस 2 लाख, मतलब मैंने 10 लाख का अमाउंट जो है वो राइट ऑफ किया है एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो मैंने राइट ऑफ किया है वो मैंने
कितना राइट ऑफ किया है, वो मैंने राइट ऑफ किया है 10 लाख रुपीज़। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में 40,000 डिबेंचर्स हैं, तो 40,000 डिबेंचर्स इंटू 100 करूँगा, तो ये हो जाएगा कितना, 40 लाख डिबेंचर्स। सर 40 लाख डिबेंचर्स का अगर मैं 20% निकालता हूँ, अगर मैं इसका 20% अमाउंट निकालता हूँ, तो ये 2 ज़ीरोज़ कट गए, तो सर यहाँ पर अमाउंट आ जाता है कितना, 8 लाख। सर यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाता है, सर मेरे पास आ जाता है 8 लाख। दैट मीन्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मैंने जब यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करी होगी, वो क्या पास करी होगी, सर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना सर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सर लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, सर टू परसेंटेज डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर मुझे पता है कि मेरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 8 लाख, क्योंकि मेरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 8 लाख से है, ये भी 8 लाख होने वाला है। सर आप जानते हो कि ये दोनों साथ में आते हैं, तो इसका मतलब ये टोटल मिला के मेरा टोटल अमाउंट कितना है, सर ये टोटल मिला के मेरा कितना है, 10 लाख है। ये दोनों मिलाकर जो अमाउंट बनेगा मेरा, यहाँ पर ये जो टोटल मिलाकर मेरा अमाउंट है, ये दोनों का समेशन, वो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 10 लाख, है ना। तो आप देख सकते हो ये वाला फिगर कितना हो जाएगा, सर ये वाला फिगर हो जाएगा हमारा 2 लाख, क्योंकि आपको पता है जो भी मेरा डिस्काउंट का फिगर होता है और जो भी मेरा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का फिगर होता है, इन दोनों का सम करके मुझे इसे राइट ऑफ करना होता है, तो मैंने वो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन हैज स्टेटेड। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा अमाउंट कितना हो गया, डिस्काउंट 2 लाख। सर मुझसे पूछा है किस रेट पे मैंने डिस्काउंट डिबेंचर्स इशू करे होंगे, तो मैंने क्या किया, सिंपली 2 लाख, क्योंकि मेरा अमाउंट 2 लाख है ना, तो मुझे रेट तो पता नहीं है, तो क्या करूँगा, डिवाइड बाय, है ना, राइट। यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सर आपको पता है 2 लाख शुड बी इक्वल टू 40,000 इंटू 100, सॉरी 40,000 इंटू, हाँ 40,000 इंटू 100 इंटू एक्स बाय 100, है ना, रेट बाय 100। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या अमाउंट आ जाएगा, सर यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 विच इज़ इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एक्स यहाँ पे आ जाएगा 5%, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 5%। आई होप क्लियर है यहाँ तक मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से इस वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको थोड़ा फेयर शीट में एक बार करके दिखा देता हूँ, राइट। एक बार आपको यहाँ पे फेयर शीट में क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 की और पार्ट की वर्किंग आपको क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। सर मुझे क्वेश्चन में बता रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर राइटिंग ऑफ लॉस, ठीक है, वो मुझे गिवन है 12 लाख, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस को राइट ऑफ करने के बाद जितना मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो मुझे क्वेश्चन में दे दिया है 10 लाख, तो सॉरी 2 लाख, आई एम सॉरी, वो अमाउंट मुझे क्वेश्चन में दे दिया है 2 लाख। तो आप देख सकते हो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर निकाल लिया कि मेरा जो टोटल लॉस राइट ऑफ हुआ है, मेरा जो टोटल लॉस रिटर्न ऑफ है वो कितना है, टोटल लॉस जो रिटर्न ऑफ है वो कितना है ना, ये मेरा टोटल अमाउंट है, 10 लाख रुपए का टोटल अमाउंट मेरा राइट ऑफ हुआ है। सर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है मेरे पास 40,000 डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम, मुझे ये क्वेश्चन में बता दिया। तो इसका मतलब मेरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया 40,000 इंटू 100 इंटू 20/100, राइट, विच कम्स आउट टू बी 8 लाख। ये कितना अमाउंट हो गया, 8 लाख। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हो गया, सर मेरा यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो गया 10 लाख जो मेरा टोटल लॉस था, और माइनस 8 लाख जो मेरा लॉस था, तो कितना अमाउंट आ गया, 2 लाख, है ना। सर अगर मेरा डिस्काउंट का अमाउंट 2 लाख है तो मैंने बोला डिस्काउंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है,
सर दैट कैन बी 40,000 इंटू 100, ये मेरा अमाउंट है टोटल, इंटू x बाय 100, और ये मेरे को इक्वल दे रखा है 2 लाख के। तो कैन आई कैलकुलेट x इज इक्वल टू 2 लाख, 100 से 100 कट गया तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, दैट कम्स आउट टू बी 5%, है ना। तो मेरा x जो हो गया वो आ गया 5%। दैट इज़ द बेसिक कैलकुलेशन, राइट। आई होप आप सबको यहाँ तक का पोर्शन, यहाँ तक का टॉपिक ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक का ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन ना कई बार पूछा जा रहा है, पिछले साल भी पेपर में देखा गया है, बोर्ड के पास पेपर्स में भी देखा गया है, सैम्पल पेपर में भी देखा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन मुझे बहुत उम्मीद लगता है कि आप लोगों के फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस में और आप लोगों के अलग अलग टाइप के एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलता है, ये अब आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, एडमिशन से। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर्स परेश एंड प्रभव had debtors of 6,20,000 and a provision for doubtful debts of 20,000 in their books। मतलब उनके पास में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था 20,000 का, और डेटर्स ऑलरेडी था 6,20,000 का। बोलता है एज पर द टर्म्स ऑफ द एडमिशन एसेट्स वर रिवैल्यूड एंड इट वॉज फाउंड दैट डेटर्स वर 15,000 हैड टर्न्ड बैड। मतलब 15,000 के डेटर्स जो थे, 15,000 के डेटर्स जो हैं वो हमारे मतलब वो हमारे क्या हो गए हैं, वो हमारे बैड हो गए हैं, वो बुरे हो गए हैं, दे हैव टर्न्ड बैड, राइट। तो व्हेन द डेटर्स टर्न बैड, व्हेन द डेटर्स टर्न बैड, तो हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो आप देख सकते हो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट यहाँ पर ए पॉइंट में आ रहा है और यहाँ पे बी पॉइंट में आ रहा है ना। लेकिन अगर आप ध्यान देखेंगे, मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी 20,000 रुपये का क्रिएटेड है। आई ऑलरेडी हैव अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 का क्रिएटेड है। तो इस ऐसी सिचुएशन में 15,000 के मैंने बैड डेट्स राइट ऑफ करे हैं, तो पहले तो मैं इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से क्रिएट कर लूँगा। तो मेरी यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से यहाँ पर मैं इसको सेट ऑफ कर लूँगा। तो मैं इस बैड डेट्स को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से सेट ऑफ करने वाला हूँ। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। तो ये वाली एंट्री होगी। सर ये वाली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगी, क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी सफिशेंटली बना हुआ है, तो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो ए वाली जर्नल एंट्री है ये परफेक्ट सेट ऑफ दे रही है मेरे सोल्यूशन को, तो हेंस दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। करेक्ट आ गया, समझ आ गया। अगर आपको ध्यान होगा रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, टीएस गरेवाल में रिटायरमेंट वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन में आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर या तो 36 था या 35 था आपके टीएस गरेवाल रिटायरमेंट वाले में, नॉर्मल तो उसमें नॉट आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 47 था, आई थिंक सो 47th क्वेश्चन था, जहाँ पर इससे रिलेटेड एंट्री थी एक आपके टीएस गरेवाल के क्वेश्चन में, और वहाँ पर जो अमाउंट था वो ज़्यादा था। मतलब हमने जो बैड डेट्स राइट ऑफ किया वो 35,000 किया और वहाँ पे क्वेश्चन में 20,000 दे रखा था। तो आपको याद होगा हमने वहाँ पर 20,000 जो 15,000 एडिशनल राइट ऑफ किया वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया था, है ना। जो हमने 15,000 एडिशनल राइट ऑफ किया वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया था। तो याद रखेंगे वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट है इसलिए रिवैल्यूएशन में दिखाया था, यहाँ पर नहीं है इसीलिए नहीं दिखाएंगे, राइट। टीएस गरेवाल में एक क्वेश्चन दे रखा है रिटायरमेंट चैप्टर में इस टाइप की इस एंट्री पर, है ना। तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को रेफर कर लेंगे, उसी क्वेश्चन से रेफर करके उन्होंने ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए बनाया। इसका और पार्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, राम श्याम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उनका बैलेंस शीट जो है वो दिखाता है बिल्डिंग 1,60,000। उन्होंने मोहन को न्यू पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर। In additional information it was given that the building is undervalued by 20%। मतलब बिल्डिंग जो है वो हमारी अंडरवैल्यूड है कितनी, 20% से। तो अगर आप देख सकते हो मेरी बिल्डिंग जो है वो ऑलरेडी कितनी शो हो रही है, 1,60,000, है ना। आपको बोलता है द शेयर ऑफ लॉस और गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम इज़ कितना, ठीक है।
एंड करंट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, जो न्यू बैलेंस शीट में वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाएगा, मेरे को यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ जो निकालनी है वो निकालना है शेयर ऑफ लॉस या गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम, मतलब मुझे केवल श्याम का रिवैल्यूएशन गेन या लॉस निकालना है। ठीक है सर, एक चीज़ तो मुझे क्लियर होना चाहिए, एक चीज़ तो मुझे क्लैरिटी में होनी चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है तो मुझे वैल्यू बढ़ानी है, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है तो मुझे वैल्यू क्या है, इंक्रीज़ करनी है, मुझे बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है। क्योंकि मुझे बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है तो इसीलिए वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन में एक ही एंट्री दे रखी है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा तो मेरे पास प्रॉफिट ही आएगा। तो इसका मतलब ये लॉस तो हो ही नहीं सकता, ये लॉस तो हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ सॉर्टेड, फर्स्ट थिंग सॉर्टेड। सर मेरे को क्वेश्चन में बोला है 1,60,000 रुपये से हमने वैल्यू दिखा रखी है और इसकी वैल्यू जो है 1,60,000 रुपये से हमने वैल्यू दिखा रखी है और इसकी वैल्यू जो है वो 20% से अंडर वैल्यूड है। सर 20% से अंडर वैल्यूड है। सर एक चीज़ तो क्लियर हो गई, 1,60,000 जो है वो 80% वैल्यू दिखा रहा है, तो सर 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। तो अगर आप देख सकते हो 1,60,000 इज़ 80%, तो इसकी 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी। सर एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, यहाँ पर ये 2 से कट गया, तो वैल्यू आ गई 2 लाख। तो आप देख सकते हो मेरा आंसर या तो डी है या तो सी है ना। सर अगर आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे गेन कितना आ जाएगा, 40,000 का गेन आ जाएगा, है ना, और 40,000 इंटू 2/5 निकाल लेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये कट जाएगा 8, तो आंसर आ जाएगा 16,000। तो मतलब मेरा आंसर है सी, दैट इज़ गेन ऑफ 16,000। यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करते हैं, 40,000 का गेन आ जाता है वो डी सेलेक्ट करके आ जाते हैं। भाई आपसे श्याम का शेयर, आपसे श्याम का शेयर ऑफ प्रॉफिट पूछा है, यू हैव बीन आस्क्ड श्याम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट द टोटल प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो ये आपको ध्यान से रीड करना है कि आपसे क्वेश्चन में मांगा क्या है। आपसे पूछा था लॉस ऑन गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम, और आपसे पूछा था बिल्डिंग जो न्यू बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, तो बिल्डिंग जो न्यू बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी वो है 2 लाख, और जो लॉस है वो है 40,000 का 2/5 16,000। तो हेंस योर आंसर इज गोइंग टू बी सी पार्ट, दैट्स योर आंसर हियर। आई होप सबको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। आई होप आगे बढ़ते हैं जल्दी से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोलता है द प्रॉफिट अर्नड, क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोलता है द प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व was 75,000. The firm had total tangible assets worth 10 lakh and outside liabilities of 3 lakh. The value of goodwill as per capitalization of average profit method was valued at 50,000. आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने को बोला है। जल्दी से बता दीजिए हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले पे जाता हूँ, अगर हम यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले पे जाते हैं, सर वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता था। सर गुडविल होता था हमारा, क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यही होता था। सर आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया 75,000, है ना। मेरा प्रॉफिट अर्न जो है वो है 75,000, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट अर्न है वो कितना दे दिया, 75,000, और 15,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट है जो रिटेन किया है, जनरल रिजर्व में रिटेन किया है ना। सर मेरे को यहाँ पर 10 लाख एंड 3 लाख, मतलब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूँ। सर आई कैन टेक आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड माई कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 7 लाख, राइट। अगर आप देखोगे मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होने वाला है, सर 7 लाख होने वाला है। सर मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होने वाला है, सर 7 लाख होने वाला है, ठीक है जी। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर मैं अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्स ले लूँ, गुडविल मुझे क्वेश्चन में दे दी है, गुडविल मुझे क्वेश्चन में दे दी है 50,000, है ना। सर मतलब मुझे क्वेश्चन में दे दिया 50,000 मेरी गुडविल है, तो ये मैं इधर ले आता हूँ 7 लाख,
है ना। सर मेरा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में बता दिया है 90,000 है, क्योंकि 15,000 तो मैं रिटेन कर रहा हूँ। सर यहाँ पर हम रिटेन्ड प्रॉफिट नहीं लेते, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं लेते, हम वो प्रॉफिट लेते हैं जो हमने कमाया। हमने प्रॉफिट कमाया था 75,000 प्लस 15,000, ये हमने टोटल में कमाया है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स, राइट। तो अगर आप देख सकते हो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ सर, व्हाट इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट थिंग। सर माई नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी, सर यहाँ पर मैं अब इसकी कैलकुलेशन करने वाला हूँ। मेरी x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी सर, मेरी x की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है 90,000 इंटू 100, दैट कम्स आउट टू बी 90 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000। तो अगर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 90 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000। तो अगर आप देख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4, सर क्या ये 5 से कट जाएगा, सर ये 15 से भी कट जाएगा, है ना, 15 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, सर यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12%। सो हैंस माई आंसर हेयर, सर माई आंसर हेयर बिकम्स 12%। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी पार्ट, दैट इज़ 12%। यहाँ पर बच्चे जो गड़बड़ी करते हैं, अक्सर कर बच्चे जो गड़बड़ी करते हैं वो ये वाली गड़बड़ी कर देते हैं, है ना। वो कहते हैं प्रॉफिट तो 75,000 था ना, तो हम 75,000 लेंगे, ये 15,000 वो लेना भूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये गड़बड़ी करते हैं बच्चे, प्लीज़ याद रखिएगा, ये जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, एवरेज प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं होता, ये हमारा वो प्रॉफिट होता है जो हमने अर्न करा है, जो हमने कमाया है। ये वो प्रॉफिट है जो हमने कमाया है, ना कि डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। क्योंकि 75,000 केवल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है और 90,000 रिप्रेजेंट करता है हाउ मच प्रॉफिट हैव द कंपनी अर्नड, कितना प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है। आई होप आप लोगों को डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ रही है और यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डन, राइट। आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एग्जाम में आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पर एग्जामिनर ने प्ले किया है। अगर ये छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान में नहीं रखोगे, एग्जामिनर पेपर आप लोगों के लिए टफ होता जाएगा, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है जी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप देखेंगे मोहित ने अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए, है ना, एंड वॉज अलॉटेड इन द रेशियो 3:2, मतलब 90,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और 3/2 के रेशियो में उसको अलॉट हुआ, अलॉटमेंट जो हुआ वो 3:2 में हुआ, मतलब फॉर एवरी 3 शेयर ही गॉट 2 शेयर्स। आई रिपीट, फॉर एवरी 3 शेयर्स ही गॉट 2 शेयर्स। हर 3 शेयर जो उसने अप्लाई किया उसके लिए उसे 2 शेयर मिला, हर 3 शेयर जो उसने अप्लाई किया उसके लिए उसे 2 शेयर मिला, ठीक है। यही एनालिसिस करना बच्चों के लिए कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 एंड कुडंट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर, मतलब उसने एप्लीकेशन मनी तो पे कर दिया लेकिन उसने अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक नहीं हुआ, नहीं मांगा गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 8 रुपये से होगा, ये चीज़ तो मुझे क्लियर है ना। बोलता है द हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, उसके शेयर अलॉटमेंट के बाद तुरंत फोरफिट कर दिए गए। द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास, सबसे पहले मुझे बता दीजिए उसके अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे। सर 900 अप्लाइड थे, 903 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 600 शेयर उसके अलॉटेड शेयर थे। तो यहाँ पर 600 इंटू 8, इसका मतलब हमारा अमाउंट कितना होने वाला है 4800। इसका मतलब या तो मेरा आंसर बी होने वाला है या तो मेरा आंसर सी होने वाला है, ए और डी तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, ए और डी तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। सर नेक्स्ट मेरे पास आ गया शेयर फॉरफिटेड। सर उसने पेमेंट कितना दिया, उसने पैसा कितना पे कर दिया मुझे। सर उसने मुझे 900 शेयर पर 3 रुपया पे किया, मतलब 2700 रुपये का पेमेंट कर दिया। सर उसने 4800 यहाँ करा, उसने मुझे कितना पेमेंट नहीं दिया। सर उसने मुझे कितना पेमेंट नहीं दिया। सर ही वॉज सपोज टू पे 600 इंटू 5, दैट मीन्स 3000 ही वॉज सपोज टू पे, बट उसने 300 शेयर पे 3 रुपया मुझे पहले एक्सेस दे चुका था, तो 900 रुपये। इसका मतलब उसने 2100 रुपये का पेमेंट नहीं किया।
तो hence 2100, 2700 and 4800, the answer is B. The answer is not C. C नहीं है, the answer is B. आई होप क्लियर है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमें डेटा दे रखा था यहाँ पर, ये जो एनालिसिस है ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए। 900 शेयर अप्लाइड था और 3:2 में, याद रखेंगे, दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। पढ़ते वक्त ना हम रट लेते हैं, ठीक है, रेशियो दे रखा है डिवाइड कर लो, बेटा रटना नहीं है, दिमाग कॉमन सेंस लगाओ। बेटा मैंने अगर अप्लाई किया था 900 शेयर के लिए, मैंने अगर अप्लाई किया था 900 शेयर के लिए, बेटा मुझे 900 से ज़्यादा शेयर मिल सकता है क्या? क्या कोई भी कंपनी मुझे कभी भी 900 से ज़्यादा शेयर दे सकती है? कभी नहीं दे सकती, इट कैन नेवर गिव मी। तो जब वो मुझे 900 से ज़्यादा शेयर दे ही नहीं सकती, तो इसका मतलब मुझे ऑब्वियसली 900 से कम शेयर मिलेंगे। सर अगर मैं 3/2 कर देता तो मतलब ये तो 900 से ज़्यादा शेयर मिलेंगे ना, इसका मतलब 2/3 में मेरे को अलॉटमेंट हुआ है। तो मतलब अप्लाइड फॉर एवरी 3 शेयर आई गॉट 2 शेयर। दैट्स द बेसिक कॉमन सेंस यू हैव टू कीप इन माइंड, नथिंग मोर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट देखते हैं। अ कंपनी हैड company forfeited 6,000 shares of rupees 10 each, on which only application money of 3 had been paid. 4,000 of these shares were reissued. मतलब हमने इन 6,000 में से 4,000 शेयर फोरफीट करे। सर मुझे जल्दी से आप क्या बता सकते हो, क्योंकि मुझसे यहाँ पे पूछा है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, क्या मुझे आप यहाँ पे शेयर फोरफीचर का अमाउंट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। सर इट विल बी 6,000 शेयर इंटू 3 रुपीज़, इतना उसने पे किया, तो 6,000 इंटू 3 मतलब 18,000 रुपये हो गया। सर इसका अमाउंट कितना हो गया? 18,000 रुपये। सर मुझे क्वेश्चन में बोला 4,000 शेयर रीइशू करे 12 रुपये में, मतलब प्रीमियम पे रीइशू कर दिए, मतलब 4,000 शेयर पे जितना भी पूरा पैसा है वो कहाँ चला जाएगा? 4,000 पे पूरा का पूरा पैसा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व पे। तो ये हो जाएगा कितना? 4,000 इंटू 3। सर फॉर्मूले से बता दो, आपने जो पहले सिखाया था पढ़ाते वक्त। सर हमने पढ़ते वक्त एक फॉर्मूला सीखा था कि 6,000 शेयर पे 18,000 का प्रॉफिट, तो 4,000 शेयर पे कितना? तो हम बोलते थे 18,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 4,000। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर डिवाइड सिंप्लीफाई करने पे आएगा ये 3, ये आएगा 2, ये कटेगा 6, तो आंसर आ गया 12,000। तो मतलब 12,000 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ। सर क्योंकि कुछ माइनस तो कुछ हुआ ही नहीं ना, क्योंकि हमने फेयर जब रीइशू करे तो प्रॉफिट में करे, प्रीमियम पे करे, तो हेंस द एंटायर अमाउंट ऑफ 12,000 विल गो टू कैपिटल रिजर्व। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी होनी नहीं चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था, राइट। ऑन फर्स्ट में मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन इज ऑन डिबेंचर्स, दिस क्वेश्चन इज ऑन डिबेंचर्स। क्वेश्चन बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2019 को कंपनी ने एक लोन लिया 80 लाख का ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब एक लैंड एंड बिल्डिंग को सिक्योर कर कर उन्होंने 80 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। कब लिया? 1 अप्रैल को। दिस लोन वॉज फर्दर सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 40,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ऑन 31 मार्च 2024 कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया ऑन रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दिस लोन कॉन्सिक्वेंट ऑन 1 अप्रैल 2024। द लैंड एंड बिल्डिंग वर टेकन ओवर एंड सोल्ड बाय द बैंक फॉर 70 लाख, ठीक है। For the balance amount, debentures were sold in the market on 1st May 2024. From which date would the interest on debenture become payable by the company? बोलता है कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक 80 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। कंपनी ने एक 80 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, ठीक है, क्योंकि उसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी थी, और इसके अगेंस्ट में उसने डिबेंचर्स को कोलैटरल सिक्योरिटी रख दिया। अब हुआ क्या? 2024 में 1 अप्रैल 2024 को उसने प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करने से डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब वो गलती से पे नहीं कर पा रहा है। याद रखेंगे जब वो डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी के थ्रू इशू करता है, ऐसे डिबेंचर्स पे हम कोई ब्याज नहीं देते, हम कोई इंटरेस्ट नहीं देते, है ना। तो मतलब 1 अप्रैल 2024 तक तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, 1 अप्रैल 2024 तक तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, कंपनी ने, जो बैंक है जिसके पास में लैंड एंड बिल्डिंग कोलैटरल था,
उसने 70 लाख रुपए का 70 लाख रुपए में ये लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग जब हमने बेच दी तो बैंक को पैसा मिल गया, कंपनी को वो मिल गया, लेकिन अब हमारे पास डिबेंचर्स इशूड थे कोलैटरल सिक्योरिटी में। तो कंपनी ने क्या किया, पैसा रेज करने के लिए इन डिबेंचर्स को मार्केट में बेच दिया। कब बेचा? 1 मई को। बेटा ध्यान रखना, इंटरेस्ट उसी दिन से लगेगा जिस दिन से ये पर्टिकुलर जो डिबेंचर्स हैं हमने मार्केट में सेल करे हैं। जिस दिन से हमने मार्केट में ये डिबेंचर सेल करे हैं, हमें इंटरेस्ट उसी दिन से, ब्याज उसी दिन से देना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं जो भी इंटरेस्ट लगाऊंगा वो कब से लगाऊंगा? 1 मई 2024 से लगाऊंगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर है यहाँ पे डी पार्ट। दैट मीन्स जो भी इंटरेस्ट लगेगा, मार्केट में पूछता है किस डेट से हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लगेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमारा लगेगा फ्रॉम 1 मई 2024। द क्वेश्चन वाज अ लिटिल ट्रिकी। कॉन्सेप्ट कोलैटरल सिक्योरिटी का जिसको क्लियर होगा केवल वही बच्चा इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन तुक्के वाला आंसर है सब बच्चों के लिए, राइट। तो जिसको कोलैटरल सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट पता है कि कोलैटरल सिक्योरिटी में क्यों डिबेंचर इशू होते हैं, केवल वही बच्चा ये आंसर कर सकता है। तो आप देख सकते हो द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चंस द एग्जामिनर इज मूविंग ऑन। तो क्वेश्चंस में डेप्थ बहुत है, क्वेश्चन इतना आसानी से नहीं पूछा जाएगा बेटा। वो पढ़ा लिखा रटा रटाया ज्ञान काम नहीं आएगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स में, राइट। इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर यू कैन आंसर द क्वेश्चंस इजीली, राइट। आपको टाइम भी कम लगेगा, सीधी बात। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोलता है रामा अ पार्टनर टुक ओवर मशीनरी ऑफ 50,000, 50,000 रुपये की मशीनरी ली इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन ऑफ 60,000। 60,000 रुपये का लोन था, पार्टनर था एक रामा जिसका एक लोन था 60,000 रुपये का, 60,000 रुपीज़ का, राइट। उसने क्या किया, उसका एक लोन था 60,000 का। उसने इस लोन को चुकाने के लिए इस रामा एक पार्टनर ने मशीनरी लिया 50,000 रुपये का, है ना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन ऑफ 60,000। मशीनरी वॉज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर मैंने गलती से रियलाइजेशन अकाउंट में मशीनरी ऑलरेडी ट्रांसफ़र करी हुई है ना। अब बोला जा रहा है कि हाउ इट विल इफेक्ट द रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं रियलाइजेशन को ठीक कैसे करूं? बेटा ध्यान रखना, जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा और यहाँ पे मशीनरी ट्रांसफ़र करी होगी तो मैंने यहाँ पे 50,000 में मशीनरी ट्रांसफ़र कर दी होगी, है ना। अब बेटा ये एसेट कौन टेक ओवर कर रहा है? लोन के अगेंस्ट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर दिखा देंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। ऑल्दो ये दिखाना नहीं चाहिए था लेकिन हमने दिखा दिया है गलती से। अब हम यहाँ पर मशीनरी को रियलाइज कर देंगे पार्टनर को, यहाँ पर हम दिखा देंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 60,000। दैट्स योर राइट आंसर, क्योंकि 50,000 से तो 100% नहीं होना, 10,000 से भी नहीं हो रहा और नो इफेक्ट भी नहीं हो सकता। सर यहाँ पे नो इफेक्ट क्यों नहीं हो सकता? देखो रटा हुआ है दिमाग में, नो इफेक्ट है, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे नो इफेक्ट क्यों नहीं हो सकता। हमने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में इस एसेट को दिखा दिया है, लिखा है ना क्वेश्चन में, मशीनरी वॉज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस लाइन के वजह से इस क्वेश्चन का आंसर नो इफेक्ट नहीं हो सकता। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैं डी आंसर लेता, मैं डी ऑप्शन पुट करता, लेकिन सिंस यहाँ पे मशीनरी ऑलरेडी रियलाइजेशन में ले ट्रांसफ़र कर चुका हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सर मुझे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, इस एसेट को रियलाइज कराना पड़ेगा 60,000 रुपये में, ओके। और उस 60,000 रुपये से फिर मैं लोन का रीपेमेंट करूँगा, उस 60,000 रुपये से मैं लोन का रीपेमेंट करूँगा। आई होप ऑल शुड बी वेल, इट शुड बी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट पे आएंगे। इसका और पार्ट हमें कहता है दादा यूवी वीरू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1, राइट। आपको बोला है देयर बुक शोड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ 1 लाख। मतलब बैलेंस शीट में ऑलरेडी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए से शो किया हुआ है। वर्कमैन का क्लेम है 60,000। सर वर्कमैन का क्लेम है 60,000 का, है ना। सर हाउ विल इट इफेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में कैसे होगा? सर 60,000 तो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में और जो रिमेनिंग 40,000 है, 1 लाख रुपए का जो रिमेनिंग अमाउंट है
40,000, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर आप देख सकते हो ओनली 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूशन, नो सर, और 60,000 रियलाइजेशन में भी जाएगा। 1 लाख विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन, 60 विल बी पेड ऑफ, नो, 60 विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन एंड विल बी इवन पेड ऑफ। क्या उसे हम पे ऑफ भी करेंगे? यस। बैलेंस 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। सर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर है सबको, सी पार्ट इज द राइट आंसर। सर ये 60,000 रुपए की जो क्लेम है ना, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएंगे और इसका पेमेंट भी करेंगे, इसका पेमेंट भी करेंगे डेबिट साइड में, राइट, याद रखेंगे। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस बिल्कुल आप सबको क्लियर होंगे, ऑल शुड बी वेल, राइट। ओके जी, मूव ऑन करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 पे। इक्का दुक्का टिक्का वर partners sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. Their fixed capital balances were 5 lakh, 4 lakh, 3 lakh respectively. For the year ended 31st March 2024, profits of 84,000 were distributed without providing for interest on capital 10% per annum as per the partnership deed. While passing an adjustment entry, which of the following is correct? मतलब क्या करेक्ट है? तो अगर आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है, तो लेट्स डू दैट, है ना। तो अगर आप देख सकते हो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन जाएगा सर, 10% है तो 5 लाख, 5 लाख का 50,000, 40,000, 30,000, बट एज यू कैन सी मेरा प्रॉफिट कितना है 84,000। तो मैं 84,000 को 50, 40 और 30 के रेशियो में, 5:4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। क्यों? बिकॉज माई अप्रोप्रिएशंस आर लेस देन माई अवेलेबल थिंग। अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, प्रॉफिट कम अवेलेबल है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस 84,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा 5:4:3 में, है ना, 5:4:3 में। तो 84,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 84,000 इंटू 5/12, है ना। यहाँ पे कटेगा, ये आ जाएगा 12 एंड 72 7,000, है ना। 7 इंटू 5, 7,000 इंटू 5, 35,000, 84,000, तो 7,000 इंटू 4, 28,000 एंड 7,000 इंटू 3, दैट मेक्स इट 21,000। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। तो अगर आप देखेंगे मेरा, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊँ यहाँ पर, आपको एक रफ में डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के दिखाऊँ, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है तो मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं करने वाला, है ना। इक्का दुक्का एंड टिक्का एंड फॉर्म, है ना। तो सबसे पहले तो मैं 84,000 वापस लूँगा, किस रेशियो में? 84,000 इन द रेशियो ऑफ 84,000 इंटू 2/5, 2:2:1, है ना। 2:2:1 के रेशियो में वापस लूँगा प्रॉफिट। तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, 134, 34 का मतलब हो गया 6 एंड 4 का मतलब हो गया 800। तो 33,600, 33,600 एंड 16,800। तो मतलब मैं प्रॉफिट वापस लूँगा तो पार्टनर के डेबिट को करूँगा 33,600 एंड 16,800, है ना। और इंडिविजुअल पार्टनर्स को क्रेडिट करूँगा 35,000, 28,000 एंड 21,000। अगर आप देख सकते हो क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है कि वाइल पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। टीका, मुझे टीका के बारे में बता रखा है, तो मैं टीका वाला कैलकुलेट करूँगा। टीका वाला अमाउंट कितना हो जाएगा? सो 16,800 माइनस 21,000, यहाँ पर आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 4,200। तो 4,200 इज़ द राइट थिंग। तो मतलब यहाँ तो ए होगा या बी होगा, सी और डी तो नहीं हो सकते। 4,200 अमाउंट है बेटा। यहाँ पे बताइए क्या 4,200 यहाँ आएगा क्रेडिट? तो अगर आप देख सकते हो 4,200 हमारा यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो टी का अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 4,200। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट। सो दैट्स हाउ यू डू द कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 10, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं हमेशा कहता हूँ टाइम पास करने की बजाय इधर उधर शॉर्टकट लगाओगे, कोई भी इधर उधर के कॉन्सेप्ट लगाओगे, इससे अच्छा
2 मिनट लगेगा, लेकिन आप अपना टेबल बना के जल्दी जल्दी काम कर सकते हो। तो दिस इज़ एन ईजियर वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, फास्टर वे। टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 मिनट लगाना इज़ अ बेटर वे, क्योंकि करेक्ट आंसर आएगा ये गारंटीड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मशीनरी अपीयर्स एज 10 लाख एंड accumulated depreciation for the machinery appears as 6 lakh in the balance sheet of the firm. This machine is taken over by the creditor for 5,40,000 at 5% below the net value. 5% below the net value. The balance amount of the creditor was paid through bank. बोलता है बाय व्हाट अमाउंट शुड द बैंक अकाउंट बी क्रेडिटेड फॉर दिस ट्रांजैक्शन। मतलब मुझे पता है कि मेरे को बैंक का पेमेंट करना है। सर मुझे क्वेश्चन में बताया है कि एक्यूमुलेटेड, बोलता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 10 लाख रुपए की मशीनरी है, 6 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। मशीन टेक ओवर किया 5,40,000, 5% बिलो द नेट वैल्यू। द बैलेंस अमाउंट ऑफ क्रेडिटर वॉज पेड थ्रू बैंक अकाउंट। तो अगर आप देखेंगे इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे यहाँ पर, सर यहाँ पर अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सर यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लैरिटी में मिल गई दैट 5,40,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एट 5% बिलो द नेट वैल्यू। दैट मीन्स ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किस वैल्यू को। सर 5,40,000 रिप्रेजेंट कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 5,40,000 का मेरा क्रेडिटर है, 5,40,000 रुपये का मेरा क्रेडिटर है, और बोला है मशीन टेक ओवर करी है 5% बिलो नेट वैल्यू। बेटा मेरी मशीन की वैल्यू क्या है। सर मेरी मशीन की वैल्यू हो जाएगी 10 लाख माइनस 6 लाख, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो माइनस करके ही मशीन की वैल्यू है ना। तो मशीन की करंट वैल्यू कितनी है। सर मशीन की करंट वैल्यू है 4 लाख, और ये मुझे बोला है 5% बिलो है, तो मतलब 4 लाख का 5% मतलब 20,000 माइनस कर देंगे, तो वो हो गया 380, है ना। और 380 को जब मैं यहाँ पे 540 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास डिफरेंस आएगा 1,60,000 का जो बैलेंस है वो हमने बैंक के थ्रू पे किया, तो मतलब इसका आंसर है 1,60,000। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला। सर 10 लाख मेरी वैल्यू मशीन की वैल्यू है और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6 लाख है। याद रखेंगे जब भी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है हमारी वैल्यू से। तो जब हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में शो किया होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में मशीन इधर डेबिट साइड में लेकर गए होंगे 10 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6 लाख लेकर गए होंगे। तो मशीन की नेट वैल्यू कितनी है, 4 लाख रुपए, और 4 लाख रुपए की नेट वैल्यू मैंने 5% लेस वैल्यू में बेच दी। तो 4 लाख पे 5% माइनस कर दिया तो मतलब हो गया 380, तो मतलब आंसर हो गया 380, तो आंसर हो गया 380, राइट। 3,80,000 मुझे पेमेंट कितना देना था, 540 का, तो इसका मतलब मैंने कितना बैंक के थ्रू पेमेंट किया, 1,60,000। सीधा सीधा पूछने की बजाय देख लो टेढ़ा करके क्वेश्चन पूछा, सीधा सीधा नहीं पूछा, है ना। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राहुल, समर्थ एंड अयान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:3। Ayan's fixed capital balance on 31st March was 270. बोलता है which of the following item would have affected this capital balance। सर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्या इम्पैक्ट करेगा, फिक्स्ड कैपिटल, वर्ड यूज करा है यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल तो मतलब केवल एडिशनल कैपिटल एंड रिडक्शन इन कैपिटल ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट। तो मतलब आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, ये दोनों ने इम्पैक्ट किया होगा, तो मतलब इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव ऑन करेंगे। आप देखेंगे शेयर इशूड एज स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, सर ये वो शेयर होते हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को देते हैं, है ना। इशूड एट पार होते हैं, डिस्काउंट होते हैं, प्रीमियम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सर ये अगर आप देखोगे ये तीनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तीनों ही करेक्ट हैं। सर मैं इसको इशू पार पे भी कर सकता हूँ, डिस्काउंट पे भी कर सकता हूँ, प्रीमियम पे भी कर सकता हूँ, ये कंपनी की विश होती है ना। बट अगेन मुझे कंपनीज एक्ट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑल आर करेक्ट, ऑल द 3 पॉइंट्स आर करेक्ट, राइट।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे जल्दी से। एज यू कैन सी ओनली थ्री क्वेश्चन आर लेफ्ट, 1 मार्कर्स, 3 नहीं 4 1 मार्कर क्वेश्चन आर लेफ्ट। फिर हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन वाली जो पूरी की पूरी डिस्कशन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1 घंटा लगा है, 1 घंटा लग रहा है जो मेरी कैलकुलेशन है इस पर्टिकुलर पोर्शन को पूरे 1 मार्कर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने में, राइट। इतना टाइम लग जाता है बेटा क्योंकि मैं सॉल्व करने के साथ साथ समझा भी रहा हूँ। आप जब पेपर में सॉल्व करोगे तो टाइम इतना मत लेना कि 1 घंटा लगा दोगे। सर प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे होते हो कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी दिमाग में होता है तो आपको टाइम थोड़ा कम लगता है। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को 2 2 3 3 बार रिपीट भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ डिटेल में, तो इसीलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है। लेकिन जब आप पेपर में सॉल्व करोगे इट विल बी क्वाइट लेस, मतलब कम टाइम लगेगा कंपेरेटिवली। चलिए 2000 शेयर्स आर अलॉटेड टू मिस रीगल, मतलब 2000 शेयर अलॉट करे गए हैं मिस रीगल को, ऑन विच 80 कॉल्ड अप एंड 50 वर पेड, 50 वर फोरफीटेड। बोलता है 80 रुपये कॉल्ड अप था, मतलब 80 मैंने मांगा था, और 50 पेड था, मतलब 80 मांगा और 50 पे किया, मतलब 30 अनपेड है। तो मतलब कॉल्स इन अरियर कितना है सर? मेरा यहाँ पे कॉल्स इन अरियर है 30 रुपीज़ का। कॉल्स इन अरियर है 80 माइनस 50, मतलब 30 रुपीज़ का पेमेंट नहीं मिला मुझे, 30 रुपीज़ का पेमेंट नहीं मिला। सर बोलता है मैंने इनको फोरफीट कर दिया, कितने शेयर? 22,000 शेयर्स, 2000 शेयर्स। सर ये रीइशू हुए हैं 70 रुपये ईच के, 90 पेड अप, मतलब 70 रुपये के शेयर 90 रुपये पेड अप में। मतलब क्या हो गया इसका मतलब? अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। आपसे क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करेंगे। सर सबसे पहले तो आप मुझे बता दो सर यहाँ पर हमारा शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कितना हो जाएगा? सर शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हो जाएगा 2000 इंटू 50। तो अगर आप देख सकते हो 2000 शेयर पर मुझे 2000 इंटू 50, मतलब 10, 1 2 3 4, तो मतलब 1,00,000 रुपए मेरे पास अमाउंट ऑलरेडी है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो 70 रुपये फॉर 70 ईच, 90 पेड अप, मतलब 90 रुपये का शेयर 70 रुपये में इशू किया। अगर आप देख सकते हो री इशूड फॉर 70 ईच, 70 रुपये ईच एज 90 पेड अप, मतलब 70 रुपये पे किया 90 रुपये के शेयर के लिए। तो यहाँ पर मैंने जब यहाँ पे जर्नल एंट्री करी तो मेरा शेयर फॉरफीचर डेबिट कितना हुआ? सर शेयर फॉरफीचर डेबिट हो गया 2000 इंटू 20, 2000 इंटू 20 मेरा कितना अमाउंट डेबिट हो गया? सर मेरा 40,000 रुपये का अमाउंट डेबिट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना बचा? सर इसका डिफरेंस बचा 60,000। तो मतलब मेरा कैपिटल रिजर्व का कितना अमाउंट बचा? 60,000 का अमाउंट मेरा कैपिटल रिजर्व में बचा। सर इस एंट्री को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा सर के ऊपर से चला गया क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे बता रखा है मेरे पास में 2000 शेयर्स हैं, ठीक है। सर कॉल्ड अप अमाउंट 80 रुपये है, कॉल्ड अप अमाउंट 80 रुपीज़ है, और मुझे बता दिया पेड अप अमाउंट जो है वो ₹50 है। तो इसका मतलब शेयर फॉरफीचर जो क्रेडिट हुआ होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो क्रेडिट हुआ होगा वो कितने से हुआ होगा? 2000 शेयर पे 50 रुपये, मतलब 1,00,000 रुपये से ये क्रेडिट हुआ होगा। 1,00,000 रुपये मेरे क्रेडिट में पड़े हैं। सर जब ये शेयर री इशू हुए तो मुझे बोला 70 रुपये पे किया उसने फॉर अ 90 रुपी शेयर, 90 रुपये के शेयर के लिए उसने 70 रुपये पे किया। तो मतलब मुझे यहाँ पे नुकसान कितना हो गया? सर मेरा यहाँ पे लॉस कितना हो गया? दैट मीन्स शेयर फॉरफीचर डेबिट कितना हो गया? सर शेयर फॉरफीचर डेबिट हो गया 2000 शेयर पे 20 रुपीज़। तो इसका मतलब कितना अमाउंट डेबिट हो गया? 40,000 डेबिट हो गया। तो सर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही मेरा क्या होता है? कैपिटल रिजर्व का अमाउंट 60,000। क्योंकि यहाँ पर हमें कम नंबर ऑफ शेयर्स तो बोले नहीं है ना, सारे के सारे शेयर रीइशू हो गए, है ना, इसलिए हमने पूरा का पूरा अमाउंट एज इट इज़ ले लिया। यहाँ पर हमें वो फ्रैक्शनल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हेंस योर आंसर इज 60,000। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल मैं पेपर में भी देख रहा हूँ, हर साल आपके सैम्पल पेपर में भी आता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 14, अनदर ईजी क्वेश्चन, बोलता है जोए, सैम एंड टेक्स वर पार्टनर्स
sharing profits and losses in the ratio 5:3:2 with effect from 1st April they decided to share future profits in the ratio 2:1:1. तो मतलब ये क्वेश्चन हमारा है चेंज इन PSR से. सर चेंज इन PSR का क्वेश्चन आ गया. For which the following balances tax will be credited at the time of reconstitution of the firm if the firm decided to continue with available accumulated profits and losses balance. बोलता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस टैक्स विल बी क्रेडिटेड. तो मैं क्या यहाँ पे निकाल सकता हूँ, मेरा टैक्स का प्रॉफिट या लॉस कितना होगा. सर गेन या लॉस कितना है. सर इसका ओल्ड, टैक्स का ओल्ड क्या है 2/10. सर टैक्स का न्यू क्या है. सर टैक्स का न्यू रेशियो है 1/4 है ना. तो एलसीएम आ जाएगा 40. यहाँ पर हम कर देंगे 4 से 8, यहाँ पर हम कर देंगे 10. तो इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 2/40. मतलब यू आर गेनिंग हियर. सिंस द आंसर इज नेगेटिव दैट मीन्स वी हैव अ गेन हियर, राइट. तो इसका मतलब टैक्स क्या होना चाहिए. टैक्स गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होना चाहिए. आई रिपीट माई सेल्फ, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होना चाहिए, राइट. आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस टैक्स विल बी क्रेडिटेड. मतलब टैक्स के क्या क्रेडिट होगा. तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे टैक्स को जो क्रेडिट होगा वो क्या क्रेडिट होगा, क्योंकि टैक्स यहाँ पे गेन कर रहा है बेटा. तो गेन पार्टनर क्रेडिट कब होगा. गेनिंग पार्टनर क्रेडिट कब करता है. गेनिंग पार्टनर क्रेडिट तब करेगा जब कोई लॉस होगा. सर जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला. सर जनरल रिजर्व अगेन एक प्रॉफिट है, बिल्कुल नहीं होने वाला. सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है, तो ये भी नहीं होने वाला. इसका मतलब यहाँ पर आंसर होगा मेरा डी पार्ट, क्योंकि ये मेरे सारे लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर आप देख सकते हो क्वेश्चन नाक को सीधा पकड़ने की बजाय टेढ़ा पकड़ रहे हैं, राइट. क्वेश्चन में आपको पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना. बट कंफ्यूज होना नहीं है बेटा, हमें कंफ्यूज करना है लोगों को, ठीक है. होना नहीं है, करना है. प्लीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शनल क्वेश्चन है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर पहला वाला पार्ट एडमिशन से है, ठीक है. पहला वाला पार्ट एडमिशन से है. रोहित, विराट एंड शिखर. रोहित, विराट और शिखर, है ना. आपको बोला है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1:1 है. उनके कैपिटल बैलेंसेस 31 मार्च 2024 को 3,02,70 and 250 था. ऑन द सेम डेट दे एडमिटेड हार्दिक एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर. हार्दिक वॉज टू ब्रिंग 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द न्यू फर्म, है ना. मतलब 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द न्यू फर्म, राइट. आपको क्वेश्चन में बोला हार्दिक को एडमिट किया 20% शेयर के लिए. हार्दिक 80,000 अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया. तो अब आप देखोगे यहाँ पर हम क्वेश्चन में ये जानना चाहते हैं कितना अमाउंट यहाँ पर आएगा. अगर आप देख सकते हो इन दिस क्वेश्चन यू डोंट नो द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, यू डोंट नो, आपसे पूछा है. तो इसका मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट में दिस कांट बी केस नंबर 1, जहाँ पर हम न्यू कैपिटल के बेस पर कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. जहाँ पर न्यू कैपिटल के बेस पर अमाउंट कैलकुलेट होता है, तो ये वाला वो वाला केस तो है नहीं. अब ये कौन सा केस है. सर हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को टोटल करेंगे. तो 3 लाख प्लस 270 प्लस 250, ठीक है बेटा. इसके साथ साथ याद रखेंगे 80,000 रुपये का गुडविल भी तो तीनों पार्टनर्स को मिलेगा ना, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. तो हमारे पास टोटल आ गया, देख लीजिए 270, 350 प्लस 250 हो गया हमारा 6 लाख एंड 9 लाख, है ना. और 9 लाख जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने अमाउंट को. सर वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा 5/4 को, इस इंटू 5/4 रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर. सर वो आ रहा है 20% शेयर के लिए. तो इसका मतलब कंबाइंड शेयर ऑफ द 3 पार्टनर्स कितना होगा, ओल्ड पार्टनर्स कितना होगा 4/5, क्योंकि 1 - 1/5 करेंगे कितना आने वाला है 4/5, और 4/5 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा. 4/5 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे और 1/5 से वो कर दोगे.
5 से 5 कट गया, इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा? आई थिंक सो ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 2,25,000. ए इज़ योर आंसर. 2,25,000, दैट्स योर आंसर. फिर से रिपीट करो, मैंने कैसे किया? सर तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा था. सर मुझे ये पता है, देखो मुझे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. किस में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा डजेंट मैटर, मुझे वो अभी मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली लास्ट में टोटल ही करना है. तो मैंने क्या करा, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को टोटल कर दिया, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को टोटल कर दिया, और उनके गुडविल के भी अमाउंट को भी टोटल कर दिया, जो उनको मिलेगा, है ना, क्योंकि गुडविल तो पे करेगा ना एडमिटिंग पार्टनर. तो हमने चारों चीज़ों को प्लस करा, हमें मिल गया कंबाइंड कैपिटल उसका, ठीक है, 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल लेकर आ रहा है ना बेटा. अब कंबाइंड कैपिटल तो मुझे पता नहीं है, कंबाइंड 9 लाख इंटू 5/4 किया तो मुझे टोटल कैपिटल मिल गया, और उसका 1/5 किया, क्योंकि 1/5 वो लेकर आ रहा है, तो उसका शेयर भी 1/5 ही है ना. तो इसीलिए हमने वो निकाल लिया, तो आंसर आ गया 2,25,000. चलिए इसका और पार्ट देख लेते हैं. ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड PSR इक्वल है. B डाइड ऑन 31st, ये डेथ का क्वेश्चन आया है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं. एंड द टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू B's एग्जीक्यूटर वाज 13,20,000. B के एग्जीक्यूटर को मैंने टोटल अमाउंट दिया 13,20,000. B एग्जीक्यूटर वर टू बी पेड 1,20,000 इमीडिएटली, मतलब 1,20,000 उसको इमीडिएट दे दिया. बचा कितना? 12 लाख. बचा कितना? 12 लाख. बोलता है बैलेंस वाज टू बी पेड इन 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 3-3 लाख रुपए की सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होंगी. बोलता है टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 विल बी, कितना होगा, कितना इंटरेस्ट होगा? सर पहले तो मैं 4 सेमी एनुअल इंटरेस्ट देने वाला हूँ, सेमी एनुअली पेमेंट करने वाला हूँ, है ना. तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा. सर पहले 12 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, 12 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, सेमी एनुअल है ना. तो हमने इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पर किया, तो ये 2 कटा 6, तो यहाँ पर आ गया 60,000. ठीक है. अगर आप देख सकते हो बेटा, वो अगस्त में मरा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब फरवरी तक का पेमेंट हमने कर दिया 12,60,000. ये फरवरी तक का पेमेंट था, है ना. कब से कब तक? सर ये पेमेंट जो था 60,000 कहाँ से कहाँ तक का है? सर ये हमारा कहाँ से कहाँ तक का पेमेंट है? सर ये हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. सर अब मुझे केवल 1 महीने मार्च का इंटरेस्ट निकालना है. सर मार्च का इंटरेस्ट कितने पे निकलेगा? सर 9 लाख पे, क्योंकि 12 लाख पे तो हम निकाल चुके हैं और 3 लाख का पेमेंट कर दिया सेमी एनुअली के हिसाब से, है ना. तो 9 लाख पे 10% फॉर 1 मंथ, है ना. तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 काट लिया, इसको 12 को काट लेंगे. 90,000 डिवाइडेड बाई 12, 90,000 डिवाइडेड बाई 12 जितना जो आ जाएगा हमारा 7,500. तो बेटा टोटल इंटरेस्ट बन गया 60,000 प्लस 7,500, सो हेंस इट केम आउट टू बी 67,500. ठीक है. यहाँ पर ये बच्चे जो हैं अक्सर कैलकुलेशन करते वक्त इस डेट का रेलेवेंस भूल जाते हैं. वो पढ़ते हैं सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली में मतलब सीधा सीधा कैलकुलेशन करके निकाल देते हैं, है ना. 60,000 अमाउंट निकाल के ये कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर है बी. याद रखेंगे, इसका आंसर है बी, 67,500. तो सेमी एनुअली के साथ साथ आपको यहाँ पे डेट का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. चलिए कमिंग टू द लास्ट 16th क्वेश्चन, लास्ट 1 मार्कर ऑफ दिस पार्ट. इस पार्ट का आखिरी 1 मार्कर क्वेश्चन बोलता है स्ट्रिंग एंड काइट वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3. उन्होंने एडमिट किया स्पिनर को एज अ न्यू पार्टनर. स्ट्रिंग सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड काइट सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर. व्हाट विल बी द न्यू रेशियो. तो क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ यहाँ पे बोल दी कि क्वेश्चन नंबर 16 में कि हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, कौन कौन? स्ट्रिंग एंड काइट, एस एंड के, और उनका ओल्ड रेशियो है 5:3. इनका ओल्ड रेशियो है 5:3. इन्होंने बाउंसर को इन्होंने स्पिनर को एडमिट किया. स्पिनर को एडमिट किया है कितने रेशियो के लिए ये नहीं बताया. आपको बोला है
स्ट्रिंग ने सैक्रिफाइस किया है, स्ट्रिंग ने सैक्रिफाइस किया है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, तो मतलब इसने 1/4 शेयर सैक्रिफाइस किया है। और काइट ने सैक्रिफाइस किया है, काइट ने सैक्रिफाइस किया है 1/6 ऑफ हिज शेयर, मतलब 3/8 इंटू 1/6, तो मतलब 3/48, करेक्ट, हाँ 3/48 ये उसने सैक्रिफाइस किया है। बेटा स्पिनर का नया शेयर क्या हो जाएगा, स्पिनर का शेयर हो जाएगा 1/4 प्लस 3/48, है ना। एलसीएम ले लोगे 48 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, 12 प्लस 3 तो मतलब 15/48, दैट्स द रेशियो, है ना, दैट्स द रेशियो। सर एस का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, 5/8 माइनस 1/4, एलसीएम यहाँ पे हम 48 ही ले लेते हैं क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख लेंगे क्या आ जाएगा 8, इसका मतलब यहाँ पे 6 से और यहाँ पर 12 से, तो 30 माइनस 12 तो बचा 18/48, और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं के का न्यू शेयर विच इज़ गोइंग टू बी 3/8 माइनस 3/48, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 48, दैट मीन्स अगेन यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 3 तो मतलब 15/48, तो एलसीएम नया रेशियो हो गया 18:15 या सिंप्लीफिकेशन में आई कैन राइट 6:5:5, दैट्स गोइंग टू बी द न्यू रेशियो 6:5:5, दैट्स योर ए पार्ट। आई होप क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन में शॉर्टकट लेने की बजाय डायरेक्ट सिंपल सॉल्विंग करा करो, तो जल्दी क्वेश्चन होगा, टाइम कम से टाइम ज़्यादा बचाओगे। अगर आप डायरेक्ट सॉल्विंग करोगे, शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे तो गलत आंसर भी आ सकता है और कांड भी हो सकता है, मार्क्स भी लूज़ कर लोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए बेटर है डायरेक्ट तरीके से करो, सही आंसर निकालो, सही तरीके से सॉल्व करो। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर, राइट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में मैं 3 मार्कर क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो 3 मार्कर आपको पता ही है, यहाँ पे 4 3 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, एक में ऑप्शन होता है। हम जल्दी से उसको डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है रस्टिंग अ पार्टनर ऑफ द फर्म अंडर डिसोल्यूशन। एक फर्म है, रस्टिंग एक पार्टनर है, एक फर्म अंडर डिसोल्यूशन है, जिसको रेम्यूनरेशन मिलेगा 2% ऑफ द टोटल एसेट्स रियलाइज्ड अदर देन कैश एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। बोलता है उसको कितना पैसा मिलेगा रेम्यूनरेशन, बोलता है 2% टोटल एसेट्स जो रियलाइज करेगा वो मिलेगा, और 10% मिलेगा, 10% मिलेगा जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पार्टनर्स को, ठीक है। बोलता है सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 8,000 रियलाइज्ड, इंक्लूडिंग कैश 8,000 रियलाइज्ड 116, मतलब टोटल में एसेट्स ने कितना रियलाइज किया, सर टोटल में एसेट्स ने रियलाइज किया, है ना। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में, यहाँ तक मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई, टोटल रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स, टोटल रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स हो जाएगा 116 माइनस 8,000, क्योंकि उसमें 8,000 कैश इंक्लूडेड है, कितना आ गया 1,08,000, 1,08,000। सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू बी पेड 31,340, हमें लाइबिलिटीज़ कितनी पे करनी है 31,340 की। कैलकुलेट रस्टिंग्स रेम्यूनरेशन एंड शो योर वर्किंग क्लियरली, ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन की नॉर्मल जर्नल एंट्री भी पास करनी है। अगर आप देख सकते हो सर मेरे को बोला 2% ऑफ एसेट्स रियलाइजेशन, तो सबसे पहले तो मैं एसेट रियलाइजेशन कमीशन ऑन एसेट निकाल लेता हूँ। तो कमीशन ऑन एसेट कितना हो जाएगा, कमीशन ऑन एसेट हो जाएगा 2% ऑफ 1,08,000, है ना। 108 का मतलब हो गया 216, तो 2160 आ गया, है ना। 2160 हमारा कमीशन हो गया एसेट्स पर। सर अगर आप देखोगे अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स कितना हो जाएगा, सर अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स हो जाएगा हमारा, अगर आप देख सकते हो अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स कितना हो जाएगा, सर 116 है टोटल मेरे पास कैश, और मेरी लाइबिलिटीज़ कितनी है, सर लाइबिलिटीज़ कितनी है, सर लाइबिलिटीज़ है 31,340,
सर मेरी लाइबिलिटीज़ कितनी है 31,340, तो माइनस कर दूंगा। तो मैं अब सारे पार्टनर्स को कितना पैसा देने वाला हूँ सर, सारे पार्टनर्स को मैं टोटल में 84,660 रुपीज़ देने वाला हूँ, 84,660 रुपीज़ देने वाला हूँ। तो सर मुझे बोला था इसका 10% भी तो पे करोगे, तो मतलब कमीशन ऑन अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स। सर ये मुझे क्वेश्चन में बता रखा है 10% ऑफ 84,660, वो हो जाएगा 8466। कितना हो जाएगा 8466। तो अगर आप देख सकते हो मैंने टोटल कमीशन कितना पे किया है सर, मैंने टोटल कमीशन कितना पे किया है सर, मैंने टोटल कमीशन पे किया है 8466 प्लस 2160, लास्ट में आ गया 6 एंड 10626 सर यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि मैं रियलाइजेशन से पेमेंट करूँगा तो जर्नल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रस्टिंग कैपिटल अकाउंट, राइट, रस्टिंग कैपिटल अकाउंट 10626 being remuneration for dissolution paid। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हम रियलाइजेशन से इसको पे कर देंगे, क्योंकि याद है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हम पेमेंट करते हैं, वही हम यहाँ पे इसको शो कर देंगे। आई होप यहाँ तक इस क्वेश्चन में किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन जो आपके टीएस गिरेवाल में शायद मैंने देखा नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपका डेथ का क्वेश्चन है, सेक्शन 37 के ऊपर क्वेश्चन है ये, ठीक है, राइट। बोलता है ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। सेक्शन 37 का जो कॉन्सेप्ट होता है, सेक्शन 37 का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, डेथ होने के वजह से अगर हम किसी पार्टनर को ऑन द टाइम पेमेंट नहीं कर पाते, है ना, और उसके अमाउंट को हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम बिज़नेस कंटिन्यू करते हैं और बिज़नेस कंटिन्यू करने पे मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, आई अर्न प्रॉफिट, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में सर जितना भी उसका ड्यू अमाउंट होता है उस अमाउंट पे या तो मैं 6% पर एनम के बेस पे इंटरेस्ट पे करता हूँ एग्जीक्यूटर को, या मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, जो होता है अमाउंट ड्यू अपॉन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू, टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू इनटू द प्रॉफिट अर्न। जो हमारा अमाउंट ज़्यादा होगा, राइट, जो हमारा अमाउंट मतलब जो भी अमाउंट यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना, राइट। जिसका अमाउंट बेसिकली ज़्यादा होता है उसे हम एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज़ सेक्शन 37, राइट। आप टीएस ग्रेवाल की बुक्स में देखेंगे लास्ट का एक टॉपिक है सेक्शन 37 पे, एक या दो क्वेश्चन ही दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस भी आप एक बार देख सकते हो। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें इन्होंने दे दिया है। बोलता है सी डाई कर रहा है 1 जुलाई 2023 को, ऑन विच डेट कैपिटल्स ऑफ ए बी सी आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स पर इतना। तो अगर आप देख सकते हो जो हमारा, क्योंकि सी डाई कर रहा है तो सी के एग्जीक्यूटर को 42,250 पे करना चाहिए था, है ना। ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड फॉर 6 मंथ्स, उन्होंने 6 महीने बिजनेस कैरी फॉरवर्ड किया विदाउट सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ सी, मतलब सी के अकाउंट को सेटल करे बिना वो बिजनेस आगे कंटिन्यू करने लग गए, है ना, आगे कंटिन्यू करने लग गए। 6 महीने के पीरियड में मतलब फ्रॉम 1/7 से लेके 31 दिसंबर तक उन्होंने 20,500 का प्रॉफिट कमाया, उन्होंने 20,500 का प्रॉफिट कमाया फर्म की प्रॉपर्टी से। बोला है अमाउंट बताइए
State the amount which of the two options available under section 37 of the Indian Partnership Act should be exercised and why. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरा जो कॉन्सेप्ट है राइट, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एज पर सेक्शन 37 द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर, the executor of the deceased partner should receive number 1 है ना 6% or any other interest rate decided है ना of the, ठीक है, एनी अदर इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड 6% या फिर कोई और रेट अगर डिसाइड किया गया है पार्टनर्स के द्वारा है ना, ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द एग्जीक्यूटर फॉर द पीरियड। तो या तो ये इंटरेस्ट मिलना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 है ना। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे 6% ऑफ 20,000 नहीं 42,250 इंटू 6/12, 6 महीने बिजनेस किया ना, तो हम ये करेंगे है ना 00 10 कट गया, 10 कट गया, यहाँ पर हमने इसको 2 से काट दिया, इसको हमने 3 से काट दिया राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4225 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा 12675 डिवाइडेड बाय 10, तो मतलब 1267.5 और हम इसको लिख सकते हैं 1268 राउंड ऑफ में है ना 1268, कोई दिक्कत तो नहीं है राइट। सर सेकंड ऑप्शन जो होता है वो होता है अमाउंट एज कैलकुलेटेड। तो ये होता है अमाउंट ड्यू डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल प्लस अमाउंट ड्यू इनटू प्रॉफिट। तो अगर आप देखोगे मेरा अमाउंट ड्यू है 42,250। सर मेरा टोटल कैपिटल कितना है, सर मेरा टोटल कैपिटल यहाँ पर है 74, 63 एंड 42, तो 74,000 प्लस 63,750 प्लस 42,250 इंटू 20,500 है ना। तो अगर आप देखोगे 42,250 इंटू 20,500 ये तो है डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हो जाएगा 1000, तो 43,000, 43 प्लस 63 प्लस 74, तो 3610, यहाँ पर आ जाएगा 5 and 6 18, तो यहाँ आ जाएगा 1,80,000। 1 2 3 1 2 3 है ना। 180 को मैं यहाँ पे किससे काट लूँ, 5 से काट लेता हूँ, तो 3 and 3 36, इसको काट लेते हैं यहाँ पे 205 को, यह आ जाएगा 41 है ना। 36 ये 5 से कट सकता है क्या, 41 42 4 1 12 0 एंड 25, नहीं ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ 42,225 इंटू 41/36, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए देख लेता हूँ, तो ये अमाउंट आ जाएगा 4812, ये अमाउंट आ जाएगा कितना 4812 है ना। आप देख सकते हो सर यहाँ पर 4812 आ रहा है, यहाँ पर 1268 आ रहा है, तो देयरफॉर ₹4812 should be paid to seize executor। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ये हमारा एज, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है ना, अमाउंट ज़्यादा है ना।
एज द अमाउंट, क्योंकि हमसे वाई भी पूछा है, एज द अमाउंट इन ऑप्शन 2 is more than the amount in option 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये हमें पे करना पड़ेगा, राइट। सेक्शन नंबर 37 से क्वेश्चन है, थोड़ा नया टॉपिक है, इस साल ही मतलब आजकल पूछ रहे हैं, न्यू टॉपिक है। अक्सर कर इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं 3 मार्क का। सर यहाँ पर 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, राइट। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर, राइट। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, राइट, इसका और पार्ट भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे इसका और पार्ट हमें क्या बोल रखा है, अमित कार्तिक वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर 1/3। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बैलेंस शीट ऑफ सौरभ ऑन सौरभ एडमिशन आपको दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years 30,000। कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल, है ना। आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा है, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल, है ना। तो यहाँ पर अब एडमिशन और गुडविल का बेसिकली मिक्स करके क्वेश्चन दे रखा है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्वेश्चन, इसका और पार्ट, है ना, इसका और पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का और पार्ट। तो अगर आप देख सकते हो हमारे पास क्या बोला है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, बैलेंस शीट से 90 + 50, है ना, प्लस जनरल रिजर्व, तो 140 प्लस रिजर्व, तो कितना हो गया 160। तो मेरा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 1,60,000। सर मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा कितना, सर मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 1,60,000 का 12%, 1,60,000 का 12%, तो 16 × 12 आंसर आ जाएगा 192, 19,200, है ना। ये मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट गिवन है मुझे क्वेश्चन में 30,000, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 30,000, तो सर मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, सर मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट विच इज़ 30,000 माइनस 19,200 विच इज़ 10,800, राइट। आप देख सकते हो मेरा गुडविल क्या है, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट विच इज़ 4 × 10,800, तो 3,200 प्लस 40, तो 43,200, है ना। तो ये मेरा फर्म का गुडविल है। अब मैं यहाँ पे सौरभ का शेयर निकालना है, तो सौरभ शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, सौरभ शेयर ऑफ गुडविल विल बी 43,200 इंटू 1/3, क्योंकि वो इक्वल पार्टनर है, तो यहाँ पे 3 से काट लेते हैं, 1,4,400, 14,400, दैट्स गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। सिंपल क्वेश्चन 3 मार्क्स का, अ सिंपल क्वेश्चन गिवन टू यू ऑफ 3 मार्क्स। आई होप यहाँ तक सब लोगों को पॉइंट क्लियर होगा। ओके, चलिए जल्दी से कंटिन्यू कर रहे हैं हम, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स अदर इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का टॉपिक का क्वेश्चन है ये, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश के टॉपिक का क्वेश्चन है ये। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। बोलता है बुद्धा लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स 40 लाख, लाइबिलिटी 650, गिनी लिमिटेड। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जल्दी से, हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहता है एसेट्स अकाउंट डेबिट, है ना। पहली एंट्री हो जाती है एसेट्स अकाउंट डेबिट, है ना। एक लाइन छोड़ देता हूँ, फिर मैं बना देता हूँ लाइबिलिटीज़ अकाउंट, फिर हम लगा देते हैं यहाँ पे गिनी अकाउंट, गिनी लिमिटेड अकाउंट, है ना, गिनी लिमिटेड अकाउंट, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, एसेट्स में मुझे अमाउंट दे रखा है 40 लाख,
और लाइबिलिटीज़ का अमाउंट मुझे क्वेश्चन में दे दिया 650। बेटा जो जो दे रखा है मैं वो पुट करता जा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा, है ना। अब आप देखोगे गिन्नी लिमिटेड में बोलता है हमने 30,000 8% डिबेंचर्स इशू करे 100 रुपीज़ ईच के एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, है ना। तो इसका मतलब मैंने कितने 30,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, 30,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं 8% डिबेंचर्स, है ना। और है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है सबसे पहले। सर सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना है। सर सबसे पहले मुझे यहाँ पे परचेज़ कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। सर परचेज़ कंसिडरेशन कैसे निकलेगा। सर ये जो डिबेंचर्स है ना, याद रखना ये जो डिबेंचर्स हैं 30,000 डिबेंचर इशू करे हैं 100 रुपीज़ के डिस्काउंट ऑफ 10%, है ना, डिस्काउंट ऑफ 10%। इसका मतलब 30 लाख तो हो गया, 30 लाख पे 10% का डिस्काउंट है। रिडीम होंगे प्रीमियम ऑफ 5%, तो मतलब रिडम्पशन पे कितना प्रीमियम है। सर रिडम्पशन पे हमें कितना प्रीमियम है। सर रिडम्पशन पे हमें 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम है। सर उसके साथ साथ, है ना, अलॉन्ग विद अ चेक ऑफ 5 लाख, 5 लाख रुपए का चेक। सर अगर आप देखोगे यहाँ पर पीसी जो है ना वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली निकाल नहीं सकता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ना सेकेंड वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो हो जाएगी क्या, गिन्नी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। सर 8% डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा, 30,000 इंटू 100, जो कितना हो जाएगा 30 लाख, ठीक है। सर मैं इस वाली एंट्री के लिए ही सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे को डायरेक्ट दे नहीं रखा, इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है, सेकेंड वाली एंट्री साथ साथ करनी पड़ रही है। सर उसके बाद मुझे बता रखा है प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है। सर मेरा प्रीमियम और रिडम्पशन जो है वो है 5%, तो 30,000 इंटू 100 का 5% कितना हो जाएगा। सर 30 3 5 का 15, तो 1,50,000, ठीक है। सर उसके साथ साथ मैंने बैंक का पेमेंट किया है कितना। सर मैंने बैंक अकाउंट में पेमेंट किया है 5 लाख का, चेक पेमेंट किया है ना। अगर आप देखोगे सर टोटल में मैंने यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया है, सर डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट ऑन इशू कितना है। सर डिस्काउंट ऑन इशू को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉस में दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ सर। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ लॉस ऑन इशू। सर यहाँ पे लॉस कितना है, पहले तो मैं यहाँ पे 3 लाख रुपए का डिस्काउंट ऐड कर लेता हूँ प्लस 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम, तो टोटल में मेरा लॉस कितना हो गया 4,50,000 का। अगर आप देख लोगे मैंने यहाँ पर अपना बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, दिस कम्स आउट टू बी माई बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ गया 3150 3650, तो इसमें से माइनस कर दिया 450, तो आंसर आ गया 32 लाख। दैट मीन्स मेरा परचेज कंसिडरेशन कितना है बेटा। सर मेरा परचेज कंसिडरेशन है 32 लाख। सर यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। क्यों कैपिटल रिजर्व क्यों आ गया, क्योंकि मेरा अमाउंट कम है ना, क्रेडिट साइड में कम है। कितना कम है सर, ये हो गया 3850, मतलब 1,50,000 रुपीज़ की कमी है। तो बीइंग बिजनेस परचेज्ड, है ना, बीइंग डिबेंचर्स इशूड, दैट्स इट, राइट। इस क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी से डिफरेंट एलिमेंट क्या था। सर परचेज कंसिडरेशन की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दे रखी थी, तो मैंने पहले दूसरी वाली एंट्री के बारे में मुझे सारी डिटेल दे रखी थी, तो मैंने पहले सेकेंड वाली एंट्री पास कर ली, फिर मैंने अमाउंट निकाल लिया, फिर मैंने अपना यहाँ पे फर्स्ट वाली एंट्री से कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल लिया। समझ आ गया। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सर इसका एक और पार्ट भी दे रखा है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में दे आर गिवन एन और पार्ट ऑल्सो। सर कंपनी ने फोरफीट करे हैं 8,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each ऑन विच 8 रुपीज़ वर कॉल्ड अप इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, 1 रुपी का प्रीमियम मांगा था। 6 वॉज पेड इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, मतलब 6 रुपये पे करा जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम भी इंक्लूडेड था, ठीक है। सर इसका मतलब ये अमाउंट होगा ₹7, क्योंकि प्रीमियम पे कर दिया ना, तो प्रीमियम तो हमें एक्सक्लूड करना है, और ये अमाउंट कितना होगा ₹5, ठीक है। आपको बोला है सबसे पहले तो मैं फॉरफीचर की एंट्री पास कर लेता हूँ, तो मेरी यहाँ पे फॉरफीचर में पहली एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट,
2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो अगर आप देख सकते हो मेरे पास में 8,000 शेयर है, कितने, सॉरी, आई हैव 8,000 शेयर्स एंड 7, आई हैव 8,000 शेयर्स इंटू 7 रुपीज़। तो 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 56,000 है ना। यहाँ पर आ जाएगा 56,000। सर उसने 5 रुपीज़, 8,000 पे 5 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है, मतलब 40,000 का पेमेंट कर दिया है। कितना पेमेंट नहीं किया, 3 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का पेमेंट नहीं किया। दैट मीन 16,000 का उसने पेमेंट नहीं किया। आई होप यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर। याद रखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट ये था, बीइंग शेयर फॉरफीटेड। क्या कॉन्सेप्ट था सर इस क्वेश्चन का? हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी प्रीमियम का अमाउंट है, जो भी हमारा प्रीमियम का अमाउंट है वो हमारा यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वो प्रीमियम का अमाउंट जो है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो पेड अप है, वो पे कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे बोलता है आउट ऑफ दीज 5,000 शेयर्स वर री इशूड एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट हम दे सकते हैं उतने पे हमने इशू कर दिया। सर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना होगा? सर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा जितना उसने पे कर दिया, दैट इज़ ₹5। दैट मीन्स 10 रुपये का शेयर है, सॉरी कितने शेयर है, 5,000 शेयर हैं, तो इसका मतलब 7 रुपये कॉल्ड अप अमाउंट है। तो यहाँ पर कितना अमाउंट होना चाहिए सर? हमारा यहाँ पर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना होना चाहिए? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट होना चाहिए 5,000 इंटू 7। 7 रुपये के शेयर ही थे ना मांगे हैं, तो मतलब 35,000। शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा? मैक्सिमम डिस्काउंट 5,000 इंटू 5, दैट मीन्स 25,000 है ना। दैट मीन्स बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? सर बैंक अकाउंट में जाएगा 5,000 शेयर पे 2 रुपये, मतलब 10,000। बीइंग शेयर्स रीइशूड। सर यहाँ पर क्या कैपिटल रिजर्व की कोई एंट्री होगी? नो सर। सर कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर 8,000 शेयर पर 40,000 का फ़ायदा, प्रॉफिट। 5,000 शेयर पे कितने का प्रॉफिट? सर 40,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 5,000, तो आंसर आ गया 25,000। और माइनस भी कितना करा है हमने? 25,000। तो हेंस ज़ीरो अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, इस वजह से हमने यहाँ पे एंट्री नहीं करी। आई होप क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल आई होप सबको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए मूविंग ऑन टू आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज के पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें बोल रहा है बैट, कैट एंड रैट वर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। कैट रिटायर हो रही है एंड ऑन दैट डेट द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर 4 लाख एंड द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाज 1 लाख वॉज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट में यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 लाख है और यहाँ पे IFR है 1 लाख रुपीज़ का, है ना। अगर आप देखेंगे आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है IFR की फॉलोइंग केसेस में। अगर मेरी मार्केट वैल्यू 480 हो गई, सर मार्केट वैल्यू 480 हो गई, अगर मेरी मार्केट वैल्यू 480 हो जाती है तो 80,000 से एसेट बढ़ जाएगा, 80,000 से एसेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मतलब ये मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसका मतलब पूरा का पूरा IFR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 80,000 रुपये से मेरा एसेट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ कर दूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, देखिए 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा मतलब मुझे लगता नहीं है दिस इज़ अ 3 मार्क क्वेश्चन, बट इन्होंने वर्थफुल दिया है, अब दिया है तो अब हमें करना तो पड़ेगा, वी हैव नो अदर ऑप्शन, है ना। बट ये 3 मार्क के वर्थ का क्वेश्चन तो लग नहीं रहा। तो अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में फर्स्ट केस में जब मेरी मार्केट वैल्यू जो है वो 480 हो जाती है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाती है? IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मतलब बैट कैपिटल अकाउंट टू कैट कैपिटल अकाउंट टू रैट कैपिटल अकाउंट, है ना। सर 1 लाख रुपीज़ का मेरा यहाँ पर वो है ना। और इन्वेस्टमेंट्स मुझे क्या करने हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट्स मुझे बढ़ाने हैं
है ना, इन्वेस्टमेंट्स मुझे बढ़ाने हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम नहीं यूज़ करेंगे इसको, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपकी यहाँ पे रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट वुड बी 80,000। 80,000 से मेरा रिवैल्यूएशन में बढ़ जाएगा क्योंकि एसेट बढ़ गया, है ना। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, क्योंकि मेरी यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे वैल्यू जो मार्केट वैल्यू हो गई है 480, बढ़ गई है वैल्यू, तो हेंस मैंने 80,000 रुपये से एसेट बढ़ा दिया है, तो रिवैल्यूएशन बढ़ जाएगा। और ये जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है ना, बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। और थर्ड केस में यहाँ पे क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन जो बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स में इन द ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैट कैपिटल अकाउंट टू कैट कैपिटल अकाउंट टू रैट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दैट इज 80,000 इन द रेशियो ऑफ 5 रेशियो क्या था 5:3:2, तो मतलब 40,000 और फिर 40 हमारा 3:2 में हो जाएगा, तो 32 and 16, 24 and 16, सॉरी 24 and 16। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। सर सेकंड वाला केस जो है, इसमें 3 केसेस दे रखे हैं, तो सेकंड वाला केस जो है उसमें एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट्स 380 हो गए, तो अब कम हो गए ना, तो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैट कैपिटल अकाउंट टू कैट कैपिटल अकाउंट टू रैट कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे 20,000 से, क्योंकि लॉस के लिए हम यहाँ पे इफेक्ट लेके चलते हैं, तो 20,000 यहाँ आ जाएगा, 80,000 इन द रेशियो, दैट वुड बी 40, 24 एंड 16। कैलकुलेशन बार बार करने की ज़रूरत है नहीं, राइट। अब आप देख सकते हो सेकेंड वाले केस में, आई होप क्लियर है। थर्ड वाले केस में आपकी एंट्री यहाँ पर क्या होगी, सर मेरी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की वो हो गई 190 की मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स हो गई, तो मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई इन्वेस्टमेंट्स की, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट 1 लाख, है ना। फिर अगर आप देखोगे मेरे एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गए, सर मेरे इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहे हैं कितने से, इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहे हैं 1,10,000 से, है ना, इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहे हैं 1,10,000 से, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम 10,000 डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम 10,000 डेबिट करेंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स रिवैल्यूड, राइट। और ये जो लॉस है रिवैल्यूएशन का, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बैट कैपिटल अकाउंट डेबिट कैट कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, कैट कैपिटल अकाउंट डेबिट रैट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पर अमाउंट 10,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, तो 5,000, 3,000 and 2,000, that will be the amount being loss distributed, right। तो ये थोड़ा 3 मार्क के हिसाब से मुझे लगता है दिस इज़ अ ओवर वैल्यूड क्वेश्चन, बट अब जो दे रखा है हमें सॉल्व करना तो है ही, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। प्लीज़ मेक श्योर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग लर्निंग, है राइट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, so that most of the students can get the benefit out of it, right। चलिए आज की क्लास, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। चलिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, थैंक यू।